अध्याय 7 निर्देशन। इस पाठ में हम निर्देशन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, इसके महत्व एवं नेतृत्व, अभिप्रेरण, संप्रेषण, पर्यवेक्षण, इन सारे निर्देशन के तत्वों के बारे में जानेंगे। इसके बाद इनके तत्वों के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ निर्देशन। सबसे पहले हम निर्देशन के अर्थ को जानते हैं। निर्देशन का अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देशन देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना व उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। निर्देशन में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। जैसे पहला कार्य, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को आदेश देना। दूसरा, कर्मचारी का पर्यवेक्षण जब वे काम कर रहे हों। तीसरा, अधीनस्थों को एक अधिक कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को नेतृत्व करना। आइए अब हम निर्देशन की विशेषताओं को जानते हैं, जिसमें पहली विशेषता, निर्देशन गतिविधि को प्रारंभ करता है। इसकी व्याख्या करें तो देखेंगे, प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं, परंतु निर्देशन संगठन के भीतर कार्य को प्रारंभ करता है। दूसरी विशेषता, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध से लेकर निम्न स्तरीय प्रबंध तक सभी निर्देशन का कार्य करते हैं। तीसरा, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है। निर्देशन, पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह लगातार प्रबंध के अंदर करी जाती है। यह संगठन में जीवन भर चलती रहती है। चौथा विशेषता का बिंदु लें तो वह है, निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि प्रबंध के जब स्तर देखते हैं हम तो उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध स्तरों में बांटा जाता है। तो प्रबंध की नीतियों का निर्माण उच्च स्तरीय प्रबंध करता है और उसको निम्न स्तरीय व्यक्ति को दिए जाते हैं, जो कि निर्देशन के कार्य में शामिल होते हैं। यह उच्च स्तरीय प्रबंध शुरू से होकर निम्न स्तरीय तक समाप्त होता है। निर्देशन के महत्व के बारे में जानते हैं। निर्देशन के महत्व में पहला हम बिंदु या शीर्षक लें तो वह है गतिशीलता प्रदान करना। संगठन में व्यक्ति केवल तब कार्य शुरू करते हैं जब वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करते हैं। यह निर्देशन कार्य ही जो योजना को परिणामों में बदलने हेतु वास्तविक कार्य का प्रारंभ होता है। दूसरा बिंदु, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकरण करना। संगठन में सभी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, अतः सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। निर्देशन, पर्यवेक्षण, दिशा निर्देश व सलाह के द्वारा अधीनस्थों की गतिविधियों को समन्वित करता है। तीसरा, यह अभिप्रेरणा का माध्यम है। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा का काम प्रबंध के निर्देशन द्वारा संपन्न किया जाता है। चौथा शीर्षक में, यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। प्रायः कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में काम कर रहे होते हैं वे उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को स्वीकार करने लगते हैं। पांचवा बिंदु, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्ति व संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन उन संघर्षों को दूर करता है
और संगठन में संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। संगठन के महत्व जान लेने के पश्चात अब हम निर्देशन के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तत्व है पर्यवेक्षण, दूसरा तत्व अभिप्रेरणा, तीसरा नेतृत्व एवं संप्रेषण। आइए हम पहले पर्यवेक्षण को जानें। पर्यवेक्षण का अभिप्राय उन अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन में के काम की प्रगति की देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकारी एवं अधीनस्थ में आमने सामने होता है। दूसरा, अभिप्रेरणा। व्यावसायिक संगठन के दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा से अभिप्राय संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सभी स्तर के लिए तैयार करना है। इसमें व्यक्तियों की जरूरतों एवं इच्छाओं को जगाना शामिल होता है ताकि उनके व्यवहार को इच्छित दिशा में निर्देशित किया जा सके। तीसरा जो तत्व है वह नेतृत्व का है। नेतृत्व वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वह स्वेच्छा से संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने और की ओर प्रयासरत हो जाता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने तथा उन्हें संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित कर पाता है। सभी स्तर के प्रबंधकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करें। अगला जो तत्व है वह संप्रेषण का है। संप्रेषण दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों एवं भावनाओं का विनिमय होता है। संप्रेषण विचारों, सम्मतियों एवं भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने एवं समझाने की कला होती है। पर्यवेक्षण से अभिप्राय अपने अधीनस्थ की कार्य पर जांच करना और उनके कार्य संबंधी निर्देश और प्रशिक्षण देने से है। पर्यवेक्षण का महत्व को जाने या पर्यवेक्षण की क्या भूमिका होती है। पहला बिंदु हम लेते हैं कर्मचारी तथा प्रबंधक के मध्य कड़ी। पर्यवेक्षक प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह श्रमिकों को प्रबंध की नीति बताता है तथा कर्मचारियों की समस्या पर प्रबंध का ध्यान आकर्षित करता है। निर्देशन को जारी किया जाना प्रबंध के महत्व का दूसरा बिंदु है। नियंत्रण का आशय वास्तविक एवं नियोजित उत्पाद में तालमेल बैठाना। पर्यवेक्षक कार्य के निष्पादन को लक्ष्य के अनुसार किया जाना तय करता है। तीसरा, अनुशासन बनाए रखना। पर्यवेक्षक का कठोर पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन कर्मचारियों को अधिक अनुशासित रहकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। चौथे में पर्यवेक्षण के मार्गदर्शन में श्रमिक निर्धारित समय सारणी का पालन करते हैं तथा योजना को सही दिशा में संचालित करते हैं। इसके बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। पर्यवेक्षक कर्मचारियों के साथ संपर्क करके उनकी सहायता करता है। सीधा संपर्क होने के कारण वे उनके प्राप्त सुझावों व शिकायतों की जानकारी प्रबंधक को देते हैं। आगे हम अभिप्रेरणा के अर्थ को जानेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लोगों को कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। अभिप्रेरणा लोगों की संतुष्टि की आवश्यकता पर निर्भर करती है। उसके द्वारा व्यक्ति को उनकी जरूरतों का अनुभव इसलिए कराया जाता है कि उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वे कुछ कार्य करेंगे जो कि संस्था के हित में होगा। आइए अभिप्रेरणा की विशेषताओं को हम जानते हैं। अभिप्रेरणा एवं आंतरिक अनुभव। सर्वप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं।
जिनका प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ता है और उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य को करने के लिए सोचता है। दूसरा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। वह व्यक्तियों को इस तरह के व्यवहार करने की अभिप्रेरणा देता है जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तीसरा, सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा दोनों प्रकार के गुणों को रखती है, जिसमें सकारात्मक गुण भी होता है और नकारात्मक। नकारात्मक अभिप्रेरणा में व्यक्ति को धमकी व दंड की प्रक्रिया रखी जाती है, जबकि सकारात्मक में उसके उत्साह को या उसको सराहना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला बिंदु है वह है जटिल प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती हैं तथा ये घटती बढ़ती भी रहती हैं। पांचवा यह सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति की आवश्यकता असीमित होती है तो सदैव बदलती रहती हैं। यह आवश्यकता संतुष्टि होने पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए प्रबंधकों को अभिप्रेरणा कार्य सतत रूप से करता होता है। आइए अभिप्रेरणा की विशेषता जान लेने के पश्चात अब हम अभिप्रेरणा के महत्व को जानते हैं। अभिप्रेरणा का महत्व में पहला अगर पॉइंट लें वह है अभिप्रेरणा कर्मचारी के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में सहायक होती है। दूसरा, अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने में सहायक होती है। तीसरा, अभिप्रेरणा कर्मचारी के संस्था को छोड़कर जाने की दर को कम करती है। अभिप्रेरणा संगठन में कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर को कम करती है। पांचवा, अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को लागू करने में सहायता देती है। अब हम मास्लो की विचारधारा क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत को जानते हैं। पहला बिंदु वह है लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। दूसरा, लोगों की आवश्यकताएं अनेक और उनके क्रम निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। चौथा, लोग अपनी उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब वह निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट कर लेते हैं। इसको हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का अर्थ है वे सभी माप जो व्यक्तियों को अभिप्रेरित कर निष्पादन सुधारने में प्रयोग किए जाते हैं। प्रोत्साहन दो प्रकार के हो सकते हैं, मौद्रिक और दूसरा प्रकार उसका गैर मौद्रिक हो सकता है। मौद्रिक के में जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में किया जा सके वह प्रोत्साहन मौद्रिक मूल्यांकन होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जो मुद्रा के लिए नहीं किए जाते, आत्मसंतुष्टि से संबंध रखते हैं। इसमें मौद्रिक के अंदर हम देखें तो वह हो सकता है वेतन तथा भत्ता। वेतन, महंगाई भत्ता आदि देकर मौद्रिक प्रोत्साहन किया जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है वह लाभ में भागीदारी बनाना। संस्था के लाभों में कर्मचारी को हिस्सा देकर हम मौद्रिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा, बोनस। इसमें वेतन के अतिरिक्त अधिक अच्छा कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन को दिया जाता है, जिसे बोनस कहा जाता है। यह भी मौद्रिक प्रोत्साहन का ही रूप है। चौथा मौद्रिक प्रोत्साहन में जाने तो वह है उत्पादकता संबंधी परिक्रमित कार्य के रूप में पारिश्रमिक देना। इसके बाद हम मौद्रिक में ही अनुलाभ को, जैसे कार भत्ता, घर भत्ता आदि चीज़ों को देकर हम कर्मचारी या निम्न अधीनस्थ व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सहभागीदारी या स्टॉक, बाजार की कम कीमत पर अंश देना।
सातवां, सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन वगैरह आदि की व्यवस्था कर कर हम मौद्रिक प्रोत्साहन कर सकते हैं। अब हम मौद्रिक प्रोत्साहन के बाद गैर मौद्रिक प्रोत्साहन के बारे में जानते हैं, जिसमें हम पहले पद पद लिखेंगे। उच्च पद देना ताकि सामाजिक एवं मान सम्मान आवश्यकता पूरी हो सके। दूसरी, संगठित वातावरण यानी अच्छा वातावरण को पैदा करना। तीसरा, जीवन वृत्ति विकास में के सुअवसर कौशल में वृद्धि। पांचवा, पद संवर्धन कार्य को और अधिक रुचिकर बनाना। पांचवा, कर्मचारियों को मान सम्मान देने संबंधी कार्यक्रमों को करना। छठवां, पद सुरक्षा स्थायी नौकरी। सातवां, कर्मचारी की भागीदारी निर्णय लेने में भागीदारी, कर्मचारी का सशक्तिकरण, ज़्यादा स्वायत्तता का अधिकार देना। ये सारे बिंदु गैर मौद्रिक के थे। आइए अब हम नेतृत्व को जानते हैं। नेतृत्व काम पर लोगों के व्यवहार को संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सभी स्तरों पर प्रबंधक अपने अधिवक्तु का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व अपने अनुयायियों के साथ अच्छे संबंधों को रखने की क्षमता को दर्शाता है तथा इन्हें संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेतृत्व का अर्थ जानने के पश्चात अब हम नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, नेतृत्व की विशेषता में नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दर्शाता है। दूसरा बिंदु में नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तीसरा, नेतृत्व नेता तथा अनुयायियों के मध्य उनके पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। चौथा, नेतृत्व संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पांचवा, नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। नेतृत्व की शैलियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेतृत्व शैली में से आशय नेता के समान व्यवहार से है। व्यवहार का वह पैटर्न जो एक नेता के लिए समान रूप से प्रदर्शित करता है नेतृत्व की शैली कहलाता है। एक नेतृत्व शैली नेता के दर्शन, व्यक्तित्व, अनुभव एवं मूल प्रणाली का परिणाम होता है। यह अनुयायियों के प्रकार एवं संगठन के प्रचलित वातावरण पर भी निर्भर करती है। समान रूप से नेतृत्व शैली तीन प्रकार की होती है। पहली, निरंकुशवादी नेतृत्व। दूसरा, जनतांत्रिक व सहभागी नेतृत्व। तीसरा, अहस्तक्षेप नेतृत्व। निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व को जानते हैं। एक निरंकुश नेता आदेश देता है और इस बात पर जोर देता है कि उन आदेशों को बिना किसी सुझाव या विरोध के माना जाए। वह बिना विचार विमर्श किए समूह के लिए नीति निर्धारित करता है। वह समूह को भविष्य की योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें केवल उठाए जाने वाले अगले कदम बताता है। इस शैली के अंतर्गत सभी निर्णय लेने की शक्ति नेता के पास केंद्रित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया जा गया है। निरंकुश नेतृत्व कब प्रयोग किया जाना चाहिए? समूह के विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध न हो तथा जब नेता समूह का सबसे विद्वान हो। दूसरा, अगर नेतृत्व को जाने तो वह जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व है। एक जनतांत्रिक नेता समूह से परामर्श लेने के पश्चात ही आदेश देता है और समूह की स्वीकृति के बाद ही नीतियों को लागू करता है। ऐसा नेता बिना सुनिश्चित दीर्घकालीन योजना के लिए अपने अधीनस्थों को कोई आदेश नहीं देता। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ऐसा नेता समूह द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करता है। यह शैली कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित करती है। इस शैली के प्रयोग से नेता और उसके अनुयायी दोनों लाभान्वित होते हैं। यह शैली जहाँ तक
एक तरफ अनुयायी अधीनस्थों की टीम का है हिस्सा बनने का अवसर देती है, वहीं दूसरी तरफ नेता वरिष्ठों के बेहतर निर्णय लेने की मदद करती है। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली प्रणाली का प्रयोग कब करना चाहिए? उन स्थितियों में जहां समूह के सदस्य कुशल हों और अपने ज्ञान को बांटने के इच्छुक हों, या योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? जब समूह सदस्य की भूमिका स्पष्ट न हो तथा समय की कमी हो। अगली नेतृत्व के रूप में देखें तो वह है हस्तक्षेप शैली। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता अपने अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐसा नेता शक्ति एवं अधिकारों का प्रयोग कम से कम करता है। समूह के सदस्य अपना कार्य अपनी इच्छा एवं क्षमताओं के अनुसार करते हैं। नेता का कार्य बाह्य स्रोत से संपर्क स्थापित करके सूचनाओं को अधीनस्थों तक पहुंचाना एवं कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना होता है। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली का प्रयोग कब होना चाहिए? अनुयायी अत्यधिक कुशल, अनुभवी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हो। अनुयायियों को अपने कार्य में एवं कार्य का स्वयं सफलता पूर्वक कार्य करने में गर्व का अनुभव होता हो। अनुयायी विश्वसनीय हो, स्टॉक विशेषज्ञ या सलाहकारों के रूप में बाहर के विशेषज्ञ की सहायता ली जा रही हो। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए? जब नेता की अनुपस्थिति में अनुयायी असुरक्षित महसूस करते हों, जब नेता अपने अनुयायियों को नियमित पुष्टि प्रदान करने में असक्षम हो। इसके बाद अब हम संप्रेषण के बारे में जानते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है ताकि वे पारस्परिक समझ बना सकें। प्रबंधक की निर्देशन क्षमता मुख्य रूप से प्रबंधक की संचार दक्षता पर निर्भर करती है। इसलिए संगठन सदैव प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की संचार दक्षता के विकास पर जोर देते हैं। प्रेषक जो अपने विचारों को प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। संदेश, विचार, सुझाव, सूचना आदि को कहा जाता है। एनकोडिंग यह सूचना के विचार चिन्हों जैसे शब्दों, चित्रों आदि में बदलने की प्रक्रिया है। माध्यम कूटबद्ध संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है। भेजता है। पांचवा डिकोडिंग, संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता उसी तरह से जिस तरह से प्रेषक आशा करता है संदेश को समझने का प्रयास करता है। एनकोडिंग चिन्हों को प्रेषकों को भेजने की प्रक्रिया है। छठवां प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जो प्रेषक के संप्रेषण को प्राप्त करता है। सातवां प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता की सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो एक संकेत करती हैं कि उसने प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त कर लिया है। आठवां शोरगुल या ध्वनि। शोरगुल एक ऐसा तत्व है जो सूचना में बाधा डालता है। संप्रेषण के महत्व को जानते हैं। समन्वय के आधार के रूप में काम करना। सफलता प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है। इसके लिए सभी व्यक्तियों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उन क्रियाओं में क्या संबंध है। ऐसा केवल प्रभावपूर्ण संदेशवाहन द्वारा ही संभव है। दूसरा महत्व के बिंदु को लें तो वह है निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करना। निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेशवाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाना तीसरा बिंदु है। जे निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेशवाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, सहयोग एवं औद्योगिक शांति को बढ़ावा। संदेशवाहन के माध्यम से श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।
जिससे औद्योगिक शांति एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। पांचवा अगर बिंदु लें तो वह है प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। प्रबंधक अपनी संदेशवाहन कला में सुधार करके एक कुशल नेता बन जा सकता है। लोगों को प्रभावित करते समय नेता को अच्छे संचार कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम औपचारिक संप्रेषण के बारे में जानते हैं। जब कार्यालय से संबंधित विचारों या संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित रास्ते से होता है, उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण का वर्गीकरण करा जाए तो वह उसमें हम लंबवत संदेशवाहन को लेंगे। पहले औपचारिक श्रृंखला के माध्यम से लंबवत रूप से ऊपर की ओर व नीचे की ओर चलता है, यानी कि नीचे की ओर तथा अधोमुखी संदेशवाहन योजना नीति नियम, ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्वमुखी संदेशवाहन बोलते हैं, उसमें सुझाव और शिकायतें शामिल होती है। दूसरा अगर हम पॉइंट बिंदु लें तो वह है समतल संदेशवाहन। औपचारिक श्रृंखला के माध्यम से समतल रूप से ही स्तर के दो व्यक्तियों के मध्य चलता है। औपचारिक संप्रेषण का जाल तंत्र संप्रेषण से तात्पर्य है वह माध्यम जिसके द्वारा संप्रेषण संपूर्ण संगठन में प्रभावित होता है। औपचारिक संप्रेषण जाल के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। औपचारिक संप्रेषण के लाभ: सूचनाओं का निश्चित रास्ते से प्रवाह, सूचनाओं के स्रोत की जानकारी में सुगमता, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, नियंत्रण में सुगमता। औपचारिक संप्रेषण की सीमाओं के बारे में जानते हैं। इसमें पहली सीमा धीमी प्रक्रिया, अव्यक्तिगत रुचि का अभाव, कार्य की अधिकता। अनौपचारिक संप्रेषण संचार की औपचारिक रेखाओं को अपनाए बिना किए जाना वाला संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के अधीन सूचनाओं के प्रवाह की कोई निश्चित दिशा या मार्ग नहीं होता। इसमें पहला अंगुलीलता एवं अनौपचारिक संप्रेषण के जाल इकहरी श्रृंखला जाल तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से श्रृंखला में संचार करता है। दूसरा गपशप या अफवाहें जाल तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से बिना किसी चुनाव के आधार पर बात करता है। एक व्यक्ति अपने सामाजिक समूह में सूचना को अन्य व्यक्तियों को बताता है। संभाव्यता एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को निरुद्देश्य बातचीत करता है। चौथा संपूर्ण भीड़भाड़ समूह व्यक्ति केवल उन लोगों को संचार करता है जिनका पर वह विश्वास करता है। अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ: तीव्र संदेशवाहन, संबंधों में घनिष्ठता, सामाजिक संतुष्टि। औपचारिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने में सहायक। अनौपचारिक संप्रेषण की सीमाएं: संदेशों की गलत प्रस्तुति, अफवाहों को बढ़ावा, असंगठित एवं अनियमित, महत्वपूर्ण सूचनाओं की गोपनीयता में कमी। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर किया जाए तो आइए इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला आशय: औपचारिक संगठन में अधिकार दायित्व संबंध पर आधारित है, जबकि अनौपचारिक से आशय उन व्यक्तियों के आपसी संबंध और पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। वाहिका: औपचारिक संगठन में संप्रेषण मार्ग पूर्व निर्धारित होते हैं। अनौपचारिक संगठन में मार्ग निर्धारित नहीं होते, ये मानव संबंधों व भावनाओं से पनपते हैं। तीसरा अंतर का आधार बिंदु गति को लेते हैं। औपचारिक संगठन में निर्णय देरी से लिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में इसमें तुरंत व शीघ्र निर्णय होते हैं। इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं।
औपचारिकता में इसकी प्रकृति कठोर होती है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अनौपचारिकता में व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति तक बदल जाता है। पांचवा बिंदु, अंतर का आधार बिंदु, अभिव्यक्ति। औपचारिक संगठन में संदेश लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में संदेश मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण में जो बाधाएं हैं, उसमें हम पहली बाधा भाषा संबंधी बाधाओं को लेते हैं। शब्दों व भावों में संदेश कूट लेखन, कूट वाचन समस्या तथा कठिनाइयों से जुड़ा होता है। भाषा संबंधी मुख्य बाधाएं निम्नलिखित है। पहली बाधा हमने संदेशों की गलत व्याख्या, वांछित आशय प्रकट नहीं हो पाता। दूसरा, विभिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा चिन्हों के प्रयोग में संदेश अर्थहीन हो जाता है। तीसरा, त्रुटिपूर्ण अनुवाद अथवा रूपांतरण से गलत संदेश पहुंचता है। चौथा, अर्थहीन तकनीकी भाषा का प्रयोग अधीनस्थों को दुविधा में डाल देता है। पांचवा, अस्पष्ट मान्यताओं को पीछे अलग अलग मतलब निहित होते हैं, जिससे अधीनस्थ दुविधा में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में मानसिक रूप से अशांत कोई भी पक्ष संदेश वाहन के सार्थक बनाने में रुकावट बन जा सकता है। मानसिक बाधाएं इस प्रकार की हो सकती हैं। पहली बाधाओं में हम समय से पूर्व मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। दूसरा, ध्यान की कमी के कारण संदेश निष्प्रभावी हो जाता है। तीसरा, प्रसारण द्वारा हानि तथा कमजोर ठहराव। जब संदेश कई लोगों के माध्यम से होकर पहुंचता है, तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते संदेश का स्वरूप बिगड़ जाता है, जिससे कम सटीक सूचनाएं आगे बढ़ पाती हैं। चौथा, अविश्वास। इस प्रकार एक दूसरे के संदेश को उनके मूल भाग में कमी नहीं समझ सकते। अब अगली बाधा जो है वह संगठनात्मक बाधा है। संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेश वहन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। संगठनात्मक बाधा इस प्रकार की हैं। यदि संगठनात्मक नीति संचार के मुख्य प्रवाह का समर्थन नहीं कर पाती, तो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी, नियम एवं अधिनियम। कठोर नियम एवं अधिनियम में लाल फीताशाही कार्य में विलम्ब हो सकता है। तीसरी, पद अपने पद के प्रति अधिक ध्यान देने वाले प्रबंधक अपने अधीनस्थों को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाएं नहीं दे सकते। चौथा, संगठनात्मक ढांचे की जटिलता। इसमें विलम्ब व विदूषण होती है। व्यक्तिगत बाधाओं के बारे में यदि चर्चा करें तो वह है अधिकारी व अधीनस्थों के बीच व्यक्तिगत बाधाएं इस प्रकार हैं। सत्ता के सामने चुनौती के भय के कारण उच्च अधिकारी द्वारा विभिन्न निम्न अधिकारियों से संपर्क के लिए सुधार। संदेश वाहन से पहले विचार तथा लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेना। दूसरा, प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार संप्रेषण। तीसरा, संप्रेषण से पहले दूसरे से सलाह देना। चौथा, संदेश की भाषा, शब्द और विषय वस्तु के प्रति जागरूक रहना। पांचवा, प्राप्तकर्ता के लिए सहायक व मूल्यवान संदेश प्रेषित करना। छठवां, उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना। इससे संचार की सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। संदेश की समानता। जब सभी पुराने संदेश स्थान पर नया संदेश भेजना हो, तो इसे परिवर्तन का वर्णन करना चाहिए।